मैं तुम्हारे लिए आज बिजनेस की क्लास लेकर आई हूँ जिसमें हम बिजनेस की कंप्लीट रिवीजन करेंगे। उसमें से सबसे पहले जो मेन टॉपिक हम करने वाले हैं आज वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, जो तुम्हारे पेपर में सबसे ज्यादा वेटेज लगता है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को आज हम कवर अप करेंगे। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट टोटली कंसर्न किससे है? फंड को कैसे मैनेज करना है, फंड का इफेक्टिव और एफिशिएंटली हम यूटिलाइज करें ताकि हमें कॉस्ट क्या है कम से कम पड़े फंड की और रिटर्न हमें उस पैसे से ज्यादा मिल सके। तुम्हें पता है कि बिजनेस के अंदर सबसे ज्यादा जरूरत किसकी पड़ती है? फंड की जरूरत पड़ती है। और अगर बिजनेस में फंड ही टाइम पर अवेलेबल नहीं होगा तो हम बिजनेस को आगे रन कैसे करेंगे, बिजनेस कंटिन्यू कैसे होगा? बिजनेस की सर्वाइवल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? फंड होता है। तो फाइनेंस को मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसीलिए मैनेजर फाइनेंस को क्या करता है? बेटर तरीके से मैनेज करने की कोशिश करता है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट टोटली कंसर्न किससे होता है कि फंड को टाइम पर अरेंज भी किया जा सके और उसको प्रॉपरली क्या किया जाए? यूटिलाइज भी करें हम। इसके लिए मैनेजर कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेता है और बहुत सारे सेक्टर्स को क्या करता है? एनालिसिस करता है ताकि फंड हमें कम से कम रेट पर, कम से कम कॉस्ट पर हमें मिल सके और उससे हम ज्यादा से ज्यादा रिटर्न क्या कर सके? ले पाए। तो उसमें कौन कौन से मेजर 3 डिसीजन लेता है फाइनेंस मैनेजर, वो हम पढ़ेंगे। ये 3 डिसीजन ही बिजनेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज इन्वेस्टिंग डिसीजन। सबसे पहले फाइनेंस मैनेजर ये देखता है कि बिजनेस के अंदर पैसे लगाने की जरूरत कितनी है, कितना पैसा उसे इन्वेस्ट करना है। जितना इन्वेस्टमेंट होगा उसी के हिसाब से वो पैसे को क्या करेगा? अरेंज करेगा। इन्वेस्टमेंट वो 2 जगह कर सकता है, या तो वो शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट कर सकता है या पैसा उसको लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए हो सकता है। शॉर्ट टर्म में जैसे कि उसको रॉ मटेरियल खरीदना है उसके लिए पैसा चाहिए, या कैश हमारे पास नहीं है तो कैश को मेंटेन करने के लिए चाहिए, या लॉन्ग टर्म में मशीनरी को खरीदने के लिए पैसा चाहिए या बिल्डिंग को खरीदने के लिए पैसा चाहिए। तो लगा लो कि बिजनेस में उसको कितना पैसा चाहिए? 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करने के लिए फंड चाहिए। तो वो देखेगा कि इतनी बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करनी है तो कहाँ इन्वेस्ट करें जहां पर हमें रिटर्न क्या हो? ज्यादा मिल सके और हमें इन्वेस्टमेंट कम करनी पड़े। तो इसके लिए मैनेजर बहुत सारे सेक्टर्स क्या करता है? एनालिसिस करता है। जो कंसीडर करता है दैट इज अ कैश फ्लो। कैश फ्लो में देखता है कि कितना पैसा इनफ्लो होगा और कितना पैसा क्या होगा? आउटफ्लो होगा। आउटफ्लो मतलब कितना पैसा हम इन्वेस्ट करेंगे उसके बदले में कितना रिटर्न में इनफ्लो होगा वो देगा। अगर आउटफ्लो कम है और इनफ्लो ज्यादा है प्रोजेक्ट में तो बिजनेसमैन वहां पर पैसा लगाएगा जहां पर आपका इनफ्लो ज्यादा रहता है। सेकेंड फैक्टर जो देखता है दैट इज अ रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न मतलब कि तुम्हें कितना रिटर्न मिल रहा है हर साल, एनुअली तुम कितना रिटर्न कमा पा रहे हो, दैट इज अ रेट ऑफ रिटर्न। एक मशीनरी ए है जिसमें तुम्हें 10% रिटर्न हो रहा है, एक मशीनरी बी है जिसमें तुम्हें हर साल 20% रिटर्न मिलता है। तो मैनेजर कहाँ पैसा इन्वेस्ट करेगा? जहां पर उसको मैक्सिमम रिटर्न होगा तो वो मशीन बी के अंदर क्या करेगा? इन्वेस्ट करेगा। एंड थर्ड फैक्टर जो वो देखता है दैट इज अ इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया में वो देखता है पेबैक, कि कितने टाइम में आपका सारा का सारा पेबैक हो जाएगा फंड और कितना रिस्क रहेगा जहां तुम इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर तुम्हें जल्दी पेबैक हो जाएगा, जल्दी रिटर्न हो जाएगा फंड, तो तुम्हारा रिस्क भी कम होगा। तो मैनेजर उस प्रोजेक्ट में पैसा लगाना प्रेफर करेगा जहां पर आपको जितना पैसा आपने लगाया है वो सारा का सारा जल्दी से आपको 2 सालों में रिटर्न हो जाए और उसमें रिस्क भी क्या होता है आपका फिर कम होता है। तो किसी भी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में पैसा लगाने के लिए मैनेजर इन 3 फैक्टर को कंसीडर करता है, दैट इज अ कैश फ्लो, रेट ऑफ रिटर्न और इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। बट अगर उसको शॉर्ट टर्म में पैसा इन्वेस्ट करना है तो वो कौन कौन से फैक्टर? उसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट करता है, तो उसमें भी वो एनालिसिस। उसके लिए भी 3 फैक्टर्स हैं जो हम कंसीडर करता है मैनेजर शॉर्ट टर्म में कितना पैसा रखना चाहिए। जैसे कि स्केल ऑफ बिजनेस। अगर तुम्हारा बिजनेस का साइज और बिजनेस का जो स्केल ऑफ ऑपरेशन है वो बहुत लार्ज लेवल पर है
रहा है तो तुम्हें ज्यादा शॉर्ट टर्म में फंड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इफ तुम्हारा जो स्केल ऑफ बिजनेस है वो क्या है, स्मॉल लेवल पर तुम काम कर रहे हो, तो उस टाइम पर तुम्हें शॉर्ट टर्म में पैसे की रिक्वायरमेंट क्या पड़ेगी, कम पड़ेगी। बिजनेस का नेचर कैसा है, अगर तुम ट्रेडिंग बिजनेस करोगे तो उसमें तुम्हें क्या कम पड़ेगी, लेस रिक्वायरमेंट पड़ेगी शॉर्ट टर्म के अंदर। बट अगर वही तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो तुम्हें कितनी जो शॉर्ट टर्म में फंड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो क्या पड़ेगी, ज्यादा पड़ेगी। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं प्रोडक्शन साइकिल। प्रोडक्शन साइकिल का मतलब होता है कि तुम्हें कितना जल्दी पैसा रिकवर हो जाएगा प्रोडक्शन करने के बाद। ठीक है, अगर तुम्हें पैसा जल्दी रिकवर हो जाएगा तो तुम्हें शॉर्ट टर्म में फंड इन्वेस्ट करने की जरूरत कम पड़ेगी। इफ अगर तुम्हें नहीं होगा तो तुम्हें ज्यादा रखना पड़ेगा। तो ये सभी फैक्टर को क्या करता है, मैनेजर कंसीडर करता है जब वो क्या करता है, इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचता है कि उसे कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए शॉर्ट टर्म में और कितना पैसा लॉन्ग टर्म में। अब ये तो देख लिया कि बिजनेस को लगा लो कि बिजनेसमैन ने ये देख लिया कि उसको इन्वेस्टमेंट की कितनी जरूरत है, 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करनी है। अब 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो पैसा कहाँ से अरेंज करेगा, वो किसमें देखता है, फाइनेंसिंग डिसीजन में। अब वो पैसा 2 जगह से अरेंज कर सकता है, या तो ओन फंड से अरेंज कर सकता है या बोरोड फंड से अरेंज कर सकता है। ओन फंड में कौन कौन से, या तो इक्विटी से ले सकता है पैसा, या अपनी सेविंग रिटेन्ड अर्निंग से ले सकता है, या मार्केट से डिबेंचर से ले सकता है, या लोन के फॉर्म। अब क्वेश्चन आता है कि वो कहाँ से ले, कहाँ से फंड अरेंज करे, तो वो वहां से अरेंज करेगा जहां से उसको कॉस्ट क्या पड़े, कम पड़े, और जो रिस्क है वो क्या हो, कम हो। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैनेजर मार्केट को क्या करेगा, एनालिसिस करेगा, और इसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स को क्या करता है, मैनेजर कंसीडर करता है। जैसे कि इसके अंदर हम देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स देता है। फर्स्ट इज अ कॉस्ट। फर्स्ट फैक्टर देखता है कॉस्ट। तुम्हें पता है कि कॉस्ट हमेशा इक्विटी के अंदर वो क्या होती है, ज्यादा होती है, और डिबेंचर के अंदर जो कॉस्ट होती है वो क्या होती है, लेस। डिबेंचर के अंदर कॉस्ट हमारी लेस क्यों होती है, क्योंकि उसको कंपनी क्या करती है, फिक्स रेट ऑफ रिटर्न क्या करती है, पे करती है, इसीलिए जो उसकी कॉस्ट होती है वो क्या होती है, लेस। तो इन दोनों में से हमें कंपनी को किसे प्रेफर करना चाहिए फंड, तो वो हमेशा डेब्ट फंड को प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसकी जो कॉस्ट पड़ती है हमें कम पड़ती है। दूसरा फैक्टर जो होता है, जो वो देखता है, दैट इज अ रिस्क। रिस्क किस में ज्यादा होता है, रिस्क हमेशा किसके अंदर ज्यादा होता है, डिबेंचर के अंदर, और जबकि इक्विटी के अंदर जो रिस्क होता है वो क्या होता है, कम होता है। क्योंकि अगर डिबेंचर की पेमेंट नहीं होती है तो कंपनी को, अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता फिर भी डिबेंचर की पेमेंट हमें करनी पड़ती है। बट अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता तो इक्विटी को पेमेंट करना कोई कंपल्सरी नहीं होता। तो इसीलिए रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इक्विटी में रिस्क क्या होता है, कम होता है, और डिबेंचर में क्या होता है, ज्यादा होता है। फिर हम देखते हैं कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन मतलब कि अगर कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो इंटरेस्ट पेमेंट कर सकती है बहुत आसानी से, तो वो किसे प्रेफर करेगी, डेब्ट फंड को प्रेफर करेगी। अगर उसकी कैश फ्लो पोजीशन क्या है, वीक है, मतलब कंपनी के पास अच्छा पैसा नहीं है, तो वो किसे प्रेफर करेगी, इक्विटी को प्रेफर करेगी। ऐसे ही मैनेजर और सभी फैक्टर्स को क्या करता है, देखता है। जैसे फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है, फ्लोटेशन कॉस्ट होता है जहां पर शेयर्स को इशू करने की या डिबेंचर्स को इशू करने की, फंड को रेज करने की जो कॉस्ट आती है वो क्या होती है, आपकी फ्लोटेशन कॉस्ट होती है। तो फ्लोटेशन कॉस्ट हमेशा किस में ज्यादा होती है, इक्विटी में ज्यादा होती है। तो कंपनी किसे प्रेफर करेगी उस केसेस में, डिबेंचर को प्रेफर करेगी, क्योंकि डिबेंचर में फ्लोटेशन कॉस्ट क्या आती है, कम आती है। दूसरा आता है आपका कंट्रोल कंसिडरेशन। कंट्रोल कंसिडरेशन, कंपनी क्या चाहती है, कि कंपनी चाहती है कि कंट्रोल हमारे पास रहे या कंट्रोल हम लोगों के साथ क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अगर कंपनी चाहती है कि वो कंट्रोल क्या कर सकती है, लोगों के साथ शेयर कर सकती है, वो कंट्रोल अपने अंदर नहीं लेके आना चाहती, तो वो क्या कर देगी, इक्विटी को क्या कर देगी, इशू कर देगी, फंड इक्विटी से रेज कर देगी। बट अगर वो चाहते हैं कि कंट्रोल सिर्फ हमारे हाथों में रहे, तो वो फंड कहाँ से रेज करेगी, डिबेंचर से। ठीक है, क्योंकि इक्विटी क्या होता है, कंपनी के ओनर होते हैं, और अगर हम इक्विटी से फंड और रेज कर लेंगे तो हमारे क्या हो जाएंगे, कंट्रोल किसके पास चला जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर के पास और चला जाएगा।
तो ये कुछ फैक्टर्स को कंसीडर। अब थर्ड डिसीजन जो मैनेजर लेता है दैट इज अ डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन में देखता है जो हमने पैसा लगाया है कहीं पर, उस पैसे जो हमने रिटर्न कमाया है, वो रिटर्न, वो प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। क्या वो सारा का सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दे, क्या कुछ पोर्शन क्या कर ले, वो रिटेन कर ले। बट कंपनी ना ही सारा डिस्ट्रीब्यूट कर सकती, ना ही सारा रिटेन कर सकती। तो मैनेजर देखता है कि कितना पोर्शन उसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए और कितना पोर्शन उससे क्या करना चाहिए, रिटेन करना चाहिए। तो उसके लिए भी मैनेजर बहुत सारे फैक्टर्स को क्या करता है, कंसीडर करता है। ये जो फैक्टर्स हम पढ़ रहे हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपका हमेशा इन तीनों में से एक फैक्टर से पक्का पूछे जा सकते हैं। तो फैक्टर्स डिविडेंड डिसीजन के क्या फैक्टर्स हैं? सबसे पहला आता है अर्निंग। अगर कंपनी अच्छी अर्निंग कर रही है, तो कंपनी अगर अच्छी अर्निंग कर रही है तो वो डिवेंचर को क्या कर सकती है, पेमेंट कर सकती है, उसकी इंटरेस्ट की पेमेंट बहुत आसानी से कर सकती है। तो अगर कंपनी की बहुत अच्छी अर्निंग है तो वो क्या कर दे, डिविडेंड क्या कर दे, डिस्ट्रीब्यूट कर दे, ठीक है। और अगर कंपनी की अर्निंग अच्छी नहीं है तो उसे अपने लिए फंड क्या करना होगा, मेंटेन करके रखना होगा। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट दैट इज अ डिविडेंड पॉलिसी, स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। अगर कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी क्या है, स्टेबल है। स्टेबल पॉलिसी का मतलब क्या है कि उसमें क्या है कि वो क्या है, हर साल क्या करेगी, डिविडेंड क्या करेगी, स्टेबल डिक्लेयर करेगी। 10% तो कंपनी डिक्लेयर करेगी ही करेगी। तो स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी के केस में उनको क्या करना होगा, फंड कम रिटेन करेगी और ज्यादा क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। एंड द थर्ड फैक्टर जो देखती है दैट इज अ ग्रोथ। अगर मार्केट के अंदर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है तो वो क्या करेगी, फंड को क्या करेगी, रिटेन करेगी। क्योंकि अगर वो सब डिस्ट्रीब्यूट ही कर देगी तो पैसा कहाँ लगाएगी, कैसे लगा पाएगी। तो वो पैसे को अपने पास रखेगी, रिटेन करेगी और पैसा क्या करेगी, अपॉर्चुनिटी नई नई मार्केट के अंदर क्या करेगी, लगाएगी। नई अपॉर्चुनिटी में क्या है, लगाएंगे फंड। क्यों, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा वहां से अर्निंग कर सके। अगर नेक्स्ट फैक्टर इज अ कैश फ्लो। अगर कंपनी के पास कैश फ्लो अच्छा है और कंपनी की पोजीशन बहुत अच्छी है तो वो आसानी से क्या कर सकती है, डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है। तो उस केसेस में वो रिटेन कम करेगी और डिविडेंड डिक्लेयर क्या कर देगी, ज्यादा कर देगी। एंड द नेक्स्ट फैक्टर शेयर होल्डर प्रेफरेंस। शेयर होल्डर प्रेफरेंस कि शेयर होल्डर क्या चाहते हैं, शेयर होल्डर डिविडेंड चाहते हैं, क्या ग्रोथ चाहते हैं। अगर शेयर होल्डर ज्यादा प्रेफर ये करते हैं कि हमें हर साल डिविडेंड मिले तो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी। अगर शेयर होल्डर फर्म की ग्रोथ चाहते हैं तो वो डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेगी और रिटेन क्या कर लेगी, फंड को ज्यादा करेगी। ये तीनों फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके 5-6 फैक्टर्स तुम्हें करने होंगे। अब मैनेजमेंट इतने इंपॉर्टेंट 3 डिसीजन लेती है फाइनेंस को मैनेज करने के लिए, तो वो इसका क्या मेन पर्पस क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को करने का क्या मेन पर्पस है वो देख रहे हैं हम। ऑब्जेक्टिव फर्स्ट वन इज अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कि ये इसलिए किया जाता है फंड को मैनेज ताकि फर्म क्या कर सके, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। जब ज्यादा कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो कंपनी की ग्रोथ क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसीलिए हम फंड को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। सेकेंड इज वेल्थ को मैक्सिमाइज करते हैं। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब होता है शेयर होल्डर का जो पर शेयर प्राइस है वो क्या हो जाए, मार्केट में इंक्रीज हो। और वो तभी इंक्रीज होगा जब फर्म की क्या होगी, ग्रोथ होगी। और जब फर्म क्या करेगी, अच्छा प्रॉफिट कमाएगी, तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हुआ। प्रॉपर यूज ऑफ फंड, हम फाइनेंस को इसलिए भी मैनेज करते हैं ताकि हम क्या कर सके, तो जितना फंड हमने रेज किया है उसका हम प्रॉपर क्या कर सके, यूटिलाइज कर सके। नेक्स्ट इज लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या होता है, जब क्या है कैश इजीली मेंटेन किया जाएगा, जिसको हम बहुत आसानी से कैश में कन्वर्ट करवा सके। तो हम फंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमें सिखाती है कि हमारे पास कितना फंड टाइम पर होना चाहिए। कोई भी शॉर्ट टर्म डीलिंग करने के लिए हमारे पास प्रॉपर फंड हो, इसको मेंटेन करने के लिए भी हम फाइनेंशियल मैनेज करते हैं। और रिस्क और रिटर्न को मैनेज करने के लिए भी हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जरूरत पड़े।
तो ये हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स है। इस ऑब्जेक्टिव को कंसर्न करते हुए मैनेजर कुछ प्लानिंग करता है कि फंड को अरेंज कहाँ से किया जाए, कितने फंड की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग की जाती है। फाइनेंशियल प्लानिंग एक क्या है, एक डिसाइड किया जाता है एडवांस के अंदर कि बिजनेस के अंदर कितनी फंड की रिक्वायरमेंट है और कब फंड क्या है हमें जरूरत पड़ सकता है। तो इस फाइनेंशियल प्लानिंग में हम देखते हैं कि हमें फंड क्या है टाइम पर अवेलेबल भी हो और उस फंड को हम प्रॉपरली यूटिलाइज भी कर सके। उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो इससे हमारे फंड की वेस्टेज नहीं होती है। दूसरा, हमको फंड बहुत आसानी से अरेंज होता है क्योंकि हमने पहले से ही प्लान कर रखा है कि हम कहाँ से अरेंज करेंगे। अगर जब भी हम फंड की रिक्वायरमेंट होगी तो हम बहुत आसानी से फंड को क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं और उस फंड का हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन भी करते हैं। क्यों? क्योंकि हम जब प्लानिंग करते हैं तो हम डिसाइड करते हैं, हम एनालाइज करते हैं कि हमें पैसा कहाँ लगाना चाहिए और जब हम एनालिसिस करके पैसा लगाते हैं तो हमारा फंड वेस्ट नहीं होता और हम उस फंड को प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर पाते हैं। और फाइनेंशियल प्लानिंग की वजह से शॉक्स और सरप्राइजेस उससे भी हम बच पाते हैं। जैसे कि एकदम से मेजर शॉक आ जाए कि बिजनेस की जो लिक्विडिटी है वो नहीं है, बिजनेस की जो लिक्विडिटी हम मेंटेन नहीं कर पाए, बट अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो हम अपने जितने भी शॉक्स है या एकदम से जो लॉस होने वाले होते हैं उससे हम क्या है, बच जाते हैं। और कोऑर्डिनेशन में भी आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग क्या करती है, हेल्प करती है कि किस डिपार्टमेंट को क्या काम करना है, किस डिपार्टमेंट में कितने फंड के रिक्वायरमेंट है, वो फाइनेंशियल प्लानिंग पहले से ही कंसर्न करती है। नेक्स्ट इज अ हेल्प इन इन्वेस्टिंग फाइनेंस इन राइट प्रोजेक्ट। इसकी वजह से हमें ये भी पता चलता है कि हमें कौन से प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहिए जो हमारे बिजनेस के लिए क्या है, बेस्ट है। ये कंप्लीट आपका फर्स्ट चैप्टर था फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे ज्यादा इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और डिविडेंड डिसीजन में से क्वेश्चन आने के पक्का चांसेस है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर। फर्स्ट चैप्टर हमने कर लिया फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो उसका सेकंड पार्ट है वो किससे रिलेटेड है, आपका कैपिटल स्ट्रक्चर से। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है हमारा, कैपिटल स्ट्रक्चर जो शो करता है प्रोपोर्शन ऑफ ओनर कैपिटल और बोरोड कैपिटल, जो पूरा स्ट्रक्चर शो करता है कि कंपनी कितना पैसा ओनर फंड से ले रही है और कितना पैसा वो बोरोड कैपिटल के फॉर्म में ले रही है। तो वो जो टोटली जो शो करता है वो कौन शो करता है, आपका कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर को कैलकुलेट अगर हम करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं, डेब्ट बाय इक्विटी, कि कितना फंड कंपनी ने डिबेंचर के फॉर्म में लिया हुआ है और कितना पैसा इक्विटी के फॉर्म में लिया हुआ है। ये क्या शो कर रहा है कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो फर्म का कैसा है, वो 1:2 है। दैट मीन्स कि अगर बोरोड फंड अगर 1 करोड़ लिया है तो उसका डबल टाइम्स उसने इक्विटी फंड क्या किया हुआ है, कंपनी ने रेज किया हुआ है। तो अब क्वेश्चन राइज होता है कि हमें कितना फंड लेना चाहिए डेब्ट से, कितना फंड लेना चाहिए हमें इक्विटी से। तो उसके लिए भी मैनेजर को एक अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर बनाने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स को क्या करना होता है, कंसीडर करना होता है, ताकि उसका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छे से क्रिएट हो सके। फर्स्ट फैक्टर जो देखता है दैट इज अ कैश फ्लो पोजीशन। अगर कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन बहुत अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, तो कंपनी डेब्ट फंड को ज्यादा प्रेफर करेगी, डेब्ट से ज्यादा फंड लेगी अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में। बट अगर वो उसकी कैश फ्लो पोजीशन वीक है तो कंपनी ज्यादा पैसा कहां से रेज करेगी, इक्विटी से रेज करेगी। सेकेंड जो देखा जाता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, आईसीआर। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, अर्निंग डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। इसका मतलब ये है कि कंपनी कितनी कैपेसिटी में, कंपनी की अर्निंग उसकी ऑब्लिगेशन से कितनी टाइम्स, कितने गुना ज्यादा है। अगर फॉर एग्जांपल अगर कंपनी को इंटरेस्ट पे करना है वो 1 लाख का करना है और जबकि कंपनी की अर्निंग है वो कितनी है, 5 लाख है। इसका मतलब क्या समझ के आ रहा है कि कंपनी जितना पे करना है उससे 5 टाइम क्या कर रही है, ज्यादा कमा रही है। तो अगर कंपनी की आईसीआर रेशियो ज्यादा है तो कंपनी किसे प्रेफर करेगी, डेब्ट, क्योंकि वो इंटरेस्ट पे कर सकती है बहुत आसानी से। बट अगर कंपनी की आईसीआर रेशियो क्या है, लेस है, तो वो किसे प्रेफर करेगी, इक्विटी को प्रेफर करेगी। क्लियर। नेक्स्ट इज अ DSCR रेशियो, डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो। इस रेशियो को आईसीआर के कंपैरिजन में बेटर माना गया क्योंकि जो आईसीआर है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट को लेकर चलती है और अर्निंग सिर्फ बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को लेकर चलती है।
जबकि जो DSCR है वो प्रॉफिट को लेकर चलती है, बाकी कोई अदर इनकम है उसको भी लेकर चलती है, या कोई भी नॉन कैश एक्सपेंसेस जो हमने अकाउंटिंग में दिखा रखा था बट अभी हमारा वो कोई खर्च नहीं हुआ, कोई भी पैसा गया नहीं है, तो वो सभी इनकम को लेके चलती है। और जितनी भी ऑब्लिगेशन है, ओनली इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन नहीं, प्रेफरेंस की डिविडेंड की ऑब्लिगेशन है या कोई भी अदर रीपेमेंट ऑब्लिगेशन है, वो सब। तो इसीलिए ICR से बेटर DSCR रेशियो को माना गया है, क्योंकि ये सभी को ज्यादा कवर करती है। तो अगर आपकी अर्निंग जो है DSCR के थ्रू वो भी क्या है, ज्यादा है, तो कंपनी क्या प्रेफर करेगी, डेब्ट। और अगर आपकी जो DSCR रेशियो है वो कम है तो कंपनी किसे प्रेफर करेगी, इक्विटी फंड को। नेक्स्ट जो देखती है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या कहता है कि कितना तुमने इन्वेस्ट किया उसके ऊपर तुमने कितना रिटर्न कमाया, इसका फॉर्मूला कि तुमने कितनी अर्निंग कमाई टोटल इन्वेस्टमेंट पे। फॉर एग्जाम्पल तुमने 1 लाख रुपए कमाया है 10 लाख के इन्वेस्टमेंट पर, तो इसका मतलब है तुम्हारी जो रिटर्न है वो कितनी है, 10% है। तो अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या कर रही है, अर्निंग ज्यादा है, तो वो डेब्ट फंड को प्रेफर करेगी। इफ रिटर्न क्या है, लेस है, आपका कम आ रहा है, तो कंपनी किसे प्रेफर करेगी, इक्विटी फंड को प्रेफर करेगी। नेक्स्ट जो फैक्टर देखती है दैट इज अ टैक्स रेट। टैक्स रेट, अगर गवर्नमेंट ने टैक्स रेट क्या लगा दिया, ज्यादा लगा दिया, और अगर टैक्स रेट ज्यादा है तो कंपनी किसे प्रेफर करती है, डेब्ट को। क्यों करती है, क्योंकि जो डेब्ट को जो इंटरेस्ट पे करती है कंपनी, वो हमेशा आपको क्या होता है, आपको बेनिफिट देता है, क्योंकि उसका जो इंटरेस्ट पेमेंट होता है वो एक्सपेंसेस जो होता है प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है, डिडक्टेबल होता है। इसी वजह से हमें किसको प्रेफर करना चाहिए, डेब्ट फंड को। जबकि अगर टैक्स रेट आपका लो है तो उस केसेस में हम इक्विटी फंड को ज्यादा प्रेफर कर सकते हैं अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में। Some other points also consider. Next is a risk consideration. रिस्क क्या है, 2 तरीके का कंपनी रिस्क बियर कर सकती है। फर्स्ट इज अ फाइनेंशियल रिस्क और दूसरा होता है आपका ऑपरेटिंग रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क क्या है, जैसे इंटरेस्ट पेमेंट करना है, कोई भी फर्म ने बहुत ज्यादा पहले से ही मार्केट से लोन लिया हुआ है और उसका फिक्स इंटरेस्ट मार्केट में पे करना पड़ता है। तो अगर ऑलरेडी इतना ज्यादा बर्डन है, इतना ज्यादा रिस्क है, तो उस टाइम पर कंपनी दोबारा से डेब्ट को रेज नहीं करेगी। ऑपरेटिंग रिस्क क्या होता है, जो बिजनेस को डेली रूटीन में चलाने के खर्चे वो बहुत ज्यादा है, जैसे कि ऑलरेडी रेंट का खर्चा है आपका, ठीक है, ऑलरेडी बहुत ज्यादा सैलरी का खर्चा है, तो इतने ऑपरेटिंग फिक्स खर्चे हैं, तो उतने खर्चे के बावजूद वो इंटरेस्ट पेमेंट करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो अगर रिस्क पहले ही फर्म का बहुत ज्यादा है तो वो क्या करेगी, इक्विटी फंड को ज्यादा प्रेफर करेगी। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ डेब्ट। कॉस्ट ऑफ डेब्ट मतलब जो डेब्ट की कॉस्ट कितनी है, रेट ऑफ रिटर्न कितना पे करना पड़ता है कंपनी को। अगर डेब्ट की कॉस्ट हाई है तो उस केसेस में वो इक्विटी प्रेफर करेगी। अगर तुम्हें डिवेंचर लो रेट पर मिल जाते हैं तो उस केसेस में तुम डिवेंचर को ही कंपनी प्रेफर करेगी। नेक्स्ट इज फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, वो कॉस्ट होती है जो शेयर्स को इशू करने की या जो फाइनेंस को रेज करने की जो कॉस्ट आती है वो क्या होती है, हमारी फ्लोटेशन कॉस्ट होती है। फ्लोटेशन कॉस्ट हमेशा इक्विटी की क्या होती है, ज्यादा होती है, और डेब्ट में फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है, लो होती है। तो इस केस में कंपनी किसे प्रेफर करेगी, डेब्ट फंड को। तो जब भी कंपनी एक कैपिटल स्ट्रक्चर तैयार करती है, कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब कितना फंड उसको ओनर से लेना चाहिए, ओन फंड यूज करना चाहिए या कितना बोरोड फंड यूज करना चाहिए, तो उन सबको तैयार करने से पहले वो सबको एक एक फैक्टर को क्या करती है, एनालिसिस करती है। इन फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए वो अपना एक बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर क्या करती है, तैयार करती है। यस स्टूडेंट्स, अब जो हमारा एक और टॉपिक है जो इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज अ ट्रेड ऑन इक्विटी। ट्रेड ऑन इक्विटी क्या है, ट्रेड ऑन इक्विटी जहां पर हम क्या करते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर की अर्निंग को इंक्रीज करने की बात करते हैं। इसका मतलब कि इक्विटी शेयर होल्डर की अर्निंग को इंक्रीज करें ज्यादा से ज्यादा फिक्स सोर्स ऑफ कैपिटल को यूज करके। फिक्स सोर्स ऑफ कैपिटल जैसे कि डिवेंचर हो गया, बैंक से लोन हो गया। अगर हम फंड में कैपिटल स्ट्रक्चर में अगर फिक्स कैपिटल को यूज करेंगे तो हमारी जो अर्निंग है इक्विटी शेयर होल्डर की वो क्या हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है। तो
इसके लिए कंपनी को क्या करना चाहिए, तो इक्विटी क्या यूज करना चाहिए, डिवेंचर फंड को यूज करना चाहिए। और ये तभी ट्रेड ऑन इक्विटी करने का, पर ये याद रखना ट्रेड ऑन इक्विटी करने का सिर्फ तभी फायदा है जब कंपनी का जो रिटर्न है वो क्या है, रेट ऑफ रिटर्न से ज्यादा है। मतलब कि तुमने कहीं पर पैसा लगाया डिवेंचर से लेकर और उसमें जो तुमने रिटर्न कमाया वो क्या है 20%, पर तुम्हें डिवेंचर को जो पेमेंट करनी है वो सिर्फ 10% करनी है। तो इसी केस में हमें ट्रेड ऑन इक्विटी का फायदा होता है, मतलब तभी इक्विटी शेयर होल्डर अर्निंग पर शेयर क्या होता है, ज्यादा होता है, जब हम क्या करते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ग्रेटर होता है। लेट्स एग्जाम्पल के तौर पर हम एक लेते हैं, जैसे कि एक कंपनी है, उस कंपनी में वो सारे का सारा इक्विटी शेयर होल्डर से ले लिया एक कंपनी, जबकि जो बी कंपनी है वो इक्विटी शेयर होल्डर से 4 लाख कैपिटल लेती है और जो 6 लाख कैपिटल है वो किससे लेती है, डिवेंचर से लेती है। दोनों ही कंपनी की टोटल कैपिटल 10 लाख रुपए है, ठीक है, और दोनों ही कंपनी 20% रिटर्न कमाती है। तो 20% रिटर्न, 10 लाख के ऊपर 20% रिटर्न, दैट इज 2 लाख, और इसकी भी अर्निंग कितनी होती है, 2 लाख होती है। तो ये वाली कंपनी वो है जिसने डिवेंचर फंड को रेज नहीं किया, ये कंपनी जिन्होंने डिवेंचर फंड को रेज किया। तो हम देखते हैं क्या ए कंपनी की अर्निंग पर शेयर ज्यादा आएगी, क्या बी कंपनी की अर्निंग पर शेयर ज्यादा आएगी। तो हम देखते हैं, अर्निंग इसकी 2 लाख है, इसकी भी 2 लाख है। अब जैसे कि एक कंपनी है, उन्होंने क्या किया, डिवेंचर इशू नहीं किया, तो वो कोई भी इंटरेस्ट पेमेंट नहीं देंगी। तो बट बी कंपनी ने तो डिवेंचर इशू किया है, तो वो क्या करेगी, उनको इंटरेस्ट देगी। इंटरेस्ट कितना है, 10%, 60,000 रुपए का इंटरेस्ट दे दिया। अब अर्निंग बिफोर टैक्स अर्निंग कितनी है, 2 लाख, और इसकी अर्निंग कितनी बची है, 1,40,000। अब ये अर्निंग जो बची है, इससे हमें क्या पे करना होगा, टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। अब टैक्स कितना है, लगा लो 30% टैक्स है, तो 2 लाख का 30% टैक्स 60,000 हमने गवर्नमेंट को पे कर दिया। अब हम रिमेनिंग अर्निंग जो इक्विटी शेयर होल्डर की वो कितनी रहेगी, 1,40,000। अब ये 1,40,000 रुपए बचे थे, उसमें हमें भी, इसमें बी कंपनी भी टैक्स पे करेगी, दैट इज 42,000। अब उसकी अर्निंग कितनी रह गई है, 98,000। अब ये जो दोनों अर्निंग बची है, ये किसकी बची है, इक्विटी शेयर होल्डर की बची है। अब इक्विटी शेयर है कितने, इक्विटी शेयर 100 रुपीज का हमने एक इशू किया, तो मतलब एक कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर कितने हैं, 10,000, और इस कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर कितने हैं, 4,000। अब हम अर्निंग पर शेयर निकालेंगे, तो अर्निंग हमारी कितनी बची है, 1,40,000, इसके इक्विटी शेयर होल्डर कितने हैं, 10,000। तो ये कंपनी कितना पर शेयर कमा रही है, 14 रुपए, जबकि ये कंपनी, उसकी अर्निंग कितनी है, 98,000, जबकि इसके इक्विटी शेयर होल्डर कितने हैं, 4,000, और ये कितनी अर्निंग कमा रही है पर शेयर, 24.5। तो इससे हमें क्या समझ आ रहा है, जो कंपनी डिवेंचर फंड को यूज कर रही है तो उसकी अर्निंग तो क्या हो रही है, ज्यादा है, बट जो कंपनी डिवेंचर फंड को यूज नहीं कर रही है उसकी अर्निंग क्या आ रही है, कम, क्योंकि इस केस में रिटर्न जो है वो क्या है, ज्यादा था। बट अगर आपका रिटर्न क्या है, 10% है और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 20% है, मतलब रेट हमें पे तो डिवेंचर को क्या करना है, ज्यादा करना है, और कंपनी कमा सिर्फ 10% ही रही है। तो साफ साफ पता चल रहा है कि हम तो इतना कमा ही नहीं पा रहे, तो कि हम 20% पे कर दे। तो इस केस में कंपनी को हमेशा इक्विटी से ही पैसा लेना चाहिए, डिवेंचर फंड यूज नहीं करना चाहिए। क्लियर, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रेड ऑन इक्विटी एमसीक्यूज में भी आ सकता है और केस स्टडी फॉर्म में भी आ सकता है। क्लियर, यस। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अ फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल, ये आपका थर्ड टॉपिक है उसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। अब क्वेश्चन आता है कि फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल में कितना पैसा रखना चाहिए। अब देखो, तुम्हें पता है कि फर्म के अंदर टोटल कैपिटल का कुछ पोर्शन हम किस में लगाते हैं, लॉन्ग टर्म एसेट में लगाते हैं, और कैपिटल का कुछ पोर्शन हम क्या लगाते हैं, शॉर्ट टर्म एसेट में। लॉन्ग टर्म एसेट मतलब कुछ पैसा हम मशीनरी में लगाते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग में लगाते हैं, कुछ फर्नीचर में लगाते हैं। ये सब जो पैसा, अगर हम जो पैसा लॉन्ग टर्म एसेट में लगाते हैं उस पैसे को क्या कहा जाता है, फिक्स कैपिटल कहा जाता है, क्योंकि ये फिक्स रहती है, फिक्स एसेट के ऊपर पैसा लगाया तो इसलिए ये क्या है, फिक्स कैपिटल। बट अगर कुछ पैसा अगर हम शॉर्ट टर्म एसेट पे लगाते हैं, जैसे कुछ पैसा कैश में रखा है हमने, कुछ रॉ मटेरियल की फॉर्म में रखना है, या कुछ हम शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी पे रख रहे हैं, तो जो पैसा हम इनमें रखते हैं और उस कैपिटल को क्या कहा जाता है, वर्किंग कैपिटल। अब
क्वेश्चन ये है कि हमें कितना पैसा फिक्स कैपिटल में रखना चाहिए और कितना पैसा वर्किंग कैपिटल। फॉर एग्जांपल तुम्हारी टोटल कैपिटल 1 करोड़ है, तो 1 करोड़ में से तुम्हें कितना पैसा लॉन्ग टर्म में लगाना चाहिए और कितना पैसा शॉर्ट टर्म में लगाना चाहिए, उसके लिए मैनेजर को क्या करना ही पड़ता है, इसमें भी डिफरेंट फैक्टर्स को क्या करना होता है, एनालिसिस करना होता है कि उसे फिक्स कैपिटल में कितना रखना है। अब हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फिक्स कैपिटल को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। जैसे कि नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस, अगर बिजनेस का नेचर मैन्युफैक्चरिंग है, अगर तुम बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का करना चाहते हो तो उसके अंदर तुम्हें मोर फिक्स कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि तुम्हें मशीनरी खरीदनी पड़ेगी, तुम्हें बिल्डिंग परचेज करनी पड़ेगी, तुम्हें लैंड लेनी पड़ेगी, तो तुम्हें इन्वेस्टमेंट किस में ज्यादा करनी पड़ेगी, लॉन्ग टर्म एसेट में, तो फिक्स कैपिटल तुम्हें ज्यादा रखनी पड़ेगी। बट अगर तुम्हारा ट्रेडिंग बिजनेस है, उसके अंदर तुम्हें मशीनरी परचेज करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बहुत बड़ी बिल्डिंग परचेज करने की जरूरत नहीं है, तो तुम्हें उसमें क्या करनी पड़ेगी, लेस फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। ऐसे ही स्केल ऑफ ऑपरेशन। स्केल ऑफ ऑपरेशन, अगर तुम बिजनेस का साइज लार्ज रखते हो, बहुत बड़ा बिजनेस खोलते हो, तो तुम्हें पता है कि अगर तुम बहुत बड़ा बिजनेस करोगे तो तुम्हें मोर फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। बट अगर तुम बिजनेस का साइज तुम्हारा स्मॉल लेवल पर कर रहे हो तो तुम्हारे जो बिजनेस फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या पड़ेगी, तुम्हें लेस पड़ेगी। नेक्स्ट, चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी। चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी, अब 2 तरीके से प्रोडक्शन कर सकते हो, या तो तुम कैपिटल मशीनरी को यूज करके प्रोडक्शन कर सकते हो, दूसरा लेबर को यूज करके करते हो। अगर तुम मशीनरी में पैसा लगाना चाहते हो और कैपिटल से ही प्रोडक्शन करना चाहते हो तो तुम्हें मशीनरी खरीदने के लिए पैसा ज्यादा चाहिए, तो तुम्हें मोर फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। बट अगर तुम लेबर को यूज करते हो प्रोडक्शन बनाने में तो तुम्हें डेली रूटीन की पेमेंट करने के लिए पैसा ज्यादा चाहिएगा, तो तुम्हें फिक्स कैपिटल में पैसा क्या है, कम जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट इज अ ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव। ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव मतलब कि तुम्हारी मार्केट में अपॉर्चुनिटी कैसी है। अगर तुम चाहते हो कि तुम बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो, बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो, तो उस केस में तुम्हें फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या पड़ेगी, ज्यादा। और अगर तुम ग्रोथ नहीं चाहते हो, तुम अभी बिजनेस को बढ़ाना नहीं चाहते हो, तो तुम्हें उस केस में फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या पड़ेगी, कम पड़ेगी। नेक्स्ट, डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कि तुम जिस बिजनेस में काम आज कर रहे हो उसके अलावा तुम नया बिजनेस खोल रहे हो। जैसे कि तुम्हारा क्लोथिंग का बिजनेस तो है ही है, तुम साथ में फुटवियर बिजनेस भी करना चाहते हो, तो वो तो अलग से बिजनेस हो गया, तो अलग बिजनेस के लिए तुम्हें और कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। अगर तुम डाइवर्सिफाई करना चाहते हो तो तुम्हें मोर फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और अगर तुम डाइवर्सिफिकेशन नहीं करना चाहते तो तुम्हें लेस फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। नेक्स्ट, दैट इज अ फाइनेंशियल अल्टरनेटिव। फाइनेंशियल अल्टरनेटिव का मतलब होता है कि तुम्हें फंड को इजीली अवेलेबल करवाया जा रहा है, या तुम्हें कोई भी फिक्स एसेट्स है या कोई भी लॉन्ग टर्म एसेट है वो तुम्हें लीज पर मिल जाए, तो तुम्हें फंड को मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर तुम्हें लीज पर ही मिल जाती है। तो अगर कोई भी लैंड, कोई भी मशीनरी तुम्हें लीज पर मिल जाए तो तुम्हें लेस फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। बट अगर कोई भी चीज तुम्हें लीज पर नहीं मिलती है तो तुम्हें क्या है, मोर फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ये सब जितने भी फैक्टर थे वो फिक्स कैपिटल से रिलेटेड थे। बट अब की फिक्स कैपिटल में कितना पैसा हमें रखना चाहिए वो डिपेंड करता है कि तुम किस टाइप के बिजनेस में डील कर रहे हो और तुम कौन कौन से फैक्टर्स के साथ डील कर रहे हो। अब आते हैं वर्किंग कैपिटल डिसीजन। वर्किंग कैपिटल क्या है, जो पैसा तुम्हें शॉर्ट टर्म के अंदर लगाना होता है वो कैपिटल का पोर्शन को क्या कहा जाता है, वर्किंग कैपिटल। अब कितना पैसा शॉर्ट टर्म के अंदर होना चाहिए उसके लिए भी बहुत सारे फैक्टर्स हम देखते हैं। फर्स्ट फैक्टर दैट इज अ नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस, अगर तुम्हारा ट्रेडिंग बिजनेस है तो तुम क्या करोगे, ट्रेडिंग बिजनेस में तुम्हारी वर्किंग कैपिटल में पैसे की रिक्वायरमेंट क्या पड़ेगी, तुम्हें कम पड़ेगी। बट अगर तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो तुम्हें लेबर को पैसे देने पड़ेंगे, मंथली वेजेस पे करनी पड़ेगी, तो तुम्हें शॉर्ट टर्म में पैसे की रिक्वायरमेंट ज्यादा पड़ेगी। स्केल ऑफ बिजनेस, अगर तुम्हारा बहुत बड़ा है तो तुम्हें क्या करना होगा, ज्यादा वर्किंग कैपिटल मेंटेन करनी पड़ेगी। बट अगर स्केल ऑफ बिजनेस तुम्हारा स्मॉल लेवल पर है तो तुम्हें वर्किंग कैपिटल भी क्या करनी पड़ेगी, कम मेंटेन करनी पड़ेगी।
ऐसे ही थर्ड फैक्टर दैट इज अ बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल कि बिजनेस किस किस पीरियड से होकर जाता है। जैसे कि बिजनेस साइकिल में आता है बूम पीरियड, रिसेशन पीरियड, डिप्रेशन पीरियड। अगर बूम पीरियड का मतलब है कि बहुत ज्यादा मार्केट में सेल है, बहुत ज्यादा मार्केट में ग्रोथ हो रही है, तो अगर बूम पीरियड है तो सेल और डिमांड बहुत ज्यादा है, तो उस केसेस में तुम्हें क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगी, मोर वर्किंग कैपिटल के। बट अगर मार्केट डिप्रेशन में है, मतलब मार्केट में डिमांड नहीं है, जो मार्केट में डिमांड ही नहीं है, तो तुमको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या पड़ेगी, उस केस में कम पड़ेगी। ऐसे ही सीजनल फैक्टर। सीजनल फैक्टर का मतलब है कि मार्केट में कितनी ज्यादा डिमांड है। जैसे कि एसी का सीजन अब आने वाला है, तो गर्मियों में एसी की डिमांड क्या होगी, ज्यादा होगी। तो एसी की डिमांड जब ज्यादा होती है तो वर्किंग कैपिटल आपको क्या करनी पड़ती है, ज्यादा मेंटेन करनी पड़ती है। बट अगर तुम्हारा उसका सीजन ही नहीं है तो तुम्हें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या पड़ेगी, कम पड़ेगी। नेक्स्ट, प्रोडक्शन साइकिल। प्रोडक्शन साइकिल क्या होता है, जो क्या है, कन्वर्जन रॉ मटेरियल से कैश में कन्वर्ट करवाने में जितना टाइम पीरियड लगता है, वो सब किस में आता है, आपके प्रोडक्शन साइकिल में। अगर तुम्हारा प्रोडक्शन साइकिल बहुत लार्ज है, मतलब कि तुम्हें कन्वर्ट करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है कैश में, तो तुम्हें हाई वर्किंग कैपिटल मेंटेन करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें 90 डेज के अंदर तुम्हारे पास पैसा आता है, तो 90 डेज तक के लिए तुम्हें पैसा मेंटेन करके रखना पड़ेगा, तो तुम्हें हाई वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। बट अगर तुम्हारा प्रोडक्शन साइकिल सिर्फ 30 डेज का है, मतलब तुम्हें 30 दिनों के अंदर अंदर ही सारा पैसा रिकवर हो जाएगा जितना तुम लगाते हो, तो तुम्हें लेस वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। नेक्स्ट इज अ क्रेडिट अलाउ। क्रेडिट अलाउड क्या है कि तुम मार्केट में कितना पैसा उधार पर क्रेडिट सेल कर रहे हो। अगर तुम क्रेडिट पर सेल कर रहे हो तो तुम्हें पैसा लेट मिलेगा, तो तुम्हें हाई वर्किंग कैपिटल मेंटेन करनी पड़ेगी। बट अगर तुम क्या है, क्रेडिट अलाउ नहीं करते, तुम क्रेडिट सेल नहीं करते, तो तुम्हें लेस वर्किंग कैपिटल क्या करनी पड़ेगी, मेंटेन करनी पड़ेगी। क्रेडिट अवेलेबल, जैसे कि अलाउ करते हैं ऐसे ही मार्केट भी तो हमें अवेलेबल करवाती है क्रेडिट पर। अगर हमें रॉ मटेरियल आसानी से क्रेडिट पर मिल जाते हैं तो हमें लो वर्किंग कैपिटल मेंटेन करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे को फंड की जरूरत ही नहीं है उस केस में। बट अगर हमें क्रेडिट पर रॉ मटेरियल नहीं मिलता है सप्लायर से, तो तुम्हें हाई वर्किंग कैपिटल मेंटेन करनी पड़ेगी। आज हमने ये सारा टॉपिक कंप्लीट किया, फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल डिसीजन जो मैनेजर लेता है। तो ये सभी टॉपिक्स क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तुम इस वीडियो से ये सभी टॉपिक को कवर करो। मैं तुम्हारे लिए अगली नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेकर आऊंगी। हम आगे भी रिवीजन क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। अगर कोई भी डाउट होता है तो प्लीज मुझे कमेंट करें, और अगर तुम्हें कुछ भी वीडियो अच्छी लगती है देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।